हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू प्रारॉक्स बीएसवी क्लास 10th। और मैं हूं पिंटू कुमार और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत ही यूनिक जो वीडियो है मैं लेकर आपके सामने आया हूं। आज मैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन लेकर आया हूं। और जैसे कि आपको पता होगा कि इसके पहले मैंने आपके बायो के चैप्टर जो है आनुवांशिकता तथा जैव विकास इसको क्लियर किया और इसी चैप्टर का मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में 2011 से 2020 तक के इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बने हैं पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आपके सामने रखने वाला हूं, या वो ऑब्जेक्टिव हो या वह सब्जेक्टिव हो। और कब कब यह प्रश्न पूछा गया है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह बहुत ही प्यारा टॉपिक और वीडियो। और सबसे पहले इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, यानी कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वह आनुवांशिकता तथा जैव विकास से पूछा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न से और देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं उनके 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन से एक आंसर को आपको एक ऑप्शन को आपको सटीक मारना होता है। ओएमआर शीट पे आपको कलर भरना होता है जो सही होता है। तो इसमें जो है मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिया है, डायरेक्ट मैं आंसर आपसे डील करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं कि कह रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। कहता है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। यह प्रश्न जो है 2012 में पूछा गया है। अब प्रश्न को आप समझे कि विकासीय यानी कि वैज्ञानिक स्तर से भी कहा जाए तो हमारी जो सबसे अधिक समानता है वह किससे है। आपके ऑप्शन में दे सकता है चिंपैंजी, चीन के विद्यार्थी, मकड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो उस सिचुएशन में आप तो सोचिएगा कि सर ये तो अगर हमारी सबसे अधिक समानता है तो वो चिंपैंजी से है, तो आप आंसर चिंपैंजी मारोगे, लेकिन आपका आंसर गलत होगा। समानता कहने का मतलब क्या है कि जो 4 ऑप्शन देंगे उनमें से ढूंढेंगे कि हमारे जो लक्षण है वो सबसे ज्यादा किससे मिल रहे हैं। यहां मनुष्य के लक्षण के बारे में बताया गया। प्रश्न ये कहता है यानी कि विकासीय दृष्टि से मनुष्य की सबसे अधिक समानता जो है ना वो मकड़ी से होगा, चिंपैंजी से भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो चलने के लिए अपने हाथों का भी यूज करता है। ठीक है, चीन के विद्यार्थी की बात करें तो आपको पता होगा कि हमारी तरह वो भी मानव है और सबसे ज्यादा समानता है तो हमारी जो समानता है वह चीन से है, यानी कि चीन के विद्यार्थी से है। आशा है ये जो है प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी। आप बेझिझक चीन के विद्यार्थी आंसर मारेंगे। ठीक है, तो हमारी कह रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता जो है वह चीन के विद्यार्थी से है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। यह जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया। अब इस प्रश्न पे मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि इससे 2 टाइप के प्रश्न जो है हमेशा एग्जाम में पूछे हैं और यह काफी हाईलाइटेड प्रश्न है। हाईलाइटेड इसलिए है कि इससे 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर तुलनात्मक विधि आपने पढ़ा होगा बाबू, आनुवंशिकता तथा जैव विकास में एक टॉपिक है और जिसमें मैंने आपको पढ़ाया होगा समजात अंग और असमजात अंग, दोनों के बीच के डिफरेंस को मैंने बताया होगा। खैर अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहां भी इसके बारे में लाइटली डिस्क्राइब करना चाहूंगा ताकि आपको यहां से भी वो बातें समझ में आ जाए। तो देखिए, कीट के पंख और चमगादड़ के पंख, देख बाबू यहां क्या है कि कीट के जो पंख है और चमगादड़ के जो पंख है वह बनावट की दृष्टि से क्या है, सामान्य नहीं है, लेकिन कार्य की दृष्टि से एक समान कार्य को संपादित कर रहा है। यानी कि दोनों अपने पंखों को उड़ने के लिए यूज करती है, लेकिन बनावट डिफरेंस है, बनावट भिन्न भिन्न है, लेकिन कार्य सामान्य रहेगा तो वह कहलाएगा आपका असमजात अंग। लेकिन यही एक और बात समझ लीजिए कि बनावट समान रहेगा और कार्य भिन्न भिन्न रहेगा तो वह अंग होगा समजात अंग। एग्जाम्पल के लिए प्रश्न बन सकता है कि मनुष्य के अग्रपद और कुत्ते के अग्रपद किस प्रकार के अंग हैं। तो यह जो है समजात अंग है। और कैसे है, क्योंकि इनकी बनावट एक समान है लेकिन कार्य जो है वह भिन्न भिन्न है। तो जब बनावट एक समान हो और कार्य भिन्न भिन्न हो ऐसे अंग को समजात अंग कहते हैं, और जब बनावट भिन्न हो और कार्य समान हो तो ऐसे अंग को असमजात अंग कहते हैं।
तो आपका क्वेश्चन जो है यहां से उठ सकता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने अभी डिस्क्राइब की इसके बारे में, तो इसमें हम असमजात अंग लिखेंगे कि कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, असमजात अंग है, क्यों है, इसका आंसर मैंने अभी आपको दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। कहता है यहाँ प्रश्न कि आनुवांशिकी के जनक कौन है। यह प्रश्न जो है 2014 और 2016 में पूछा गया है। अब बात आती है आनुवांशिकी की, तो आपके माइंड में सेट हो गया होगा, क्योंकि जब आनुवांशिकता तथा जैव विकास आपने पढ़ा होगा उसमें मैंने बताया होगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि ऑस्ट्रिया के ब्रुन नामक स्थान के एक मठ के पादरी थे और यह बराबर अपने मठों में विभिन्न प्रकार के पौधे को उपजाया करते थे। वह आनुवांशिकी जो है, आनुवांशिक जो शब्द है, इनको वह सिद्ध करना चाहते थे। सबसे पहले उनकी दृष्टि जो है जनन पे गई थी, क्योंकि हर लिविंग थिंग्स के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे जीव को जन्म देता है, लेकिन साथ ही साथ जो जनक होते हैं उनके लक्षण जो है उनके संततियों में स्थानांतरित होती है ना, जिसका सबसे मेन उत्तरदायी जो है वह है जीन। आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया होगा कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, और जीन जो होता है वह क्या होता है, तो पैतृक गुणों का जो लक्षण होते हैं, पैतृक लक्षण होते हैं, उन्हें पीढ़ी में क्या करती है, स्थानांतरित करती है। तो हमेशा यह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। तो प्रश्न है कि आनुवांशिकी के जनक जो है वह ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है, आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है, और यह प्रश्न मैंने बता दिया कि जो है 2014 और 2016 में पूछा गया। अगला प्रश्न जो है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस प्रकार के पौधे का चयन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया था। क्यों किया था, कैसे किया था, यह भी मैंने आपको बताया है। आखिर क्यों मेंडल ने मटर का ही पौधा चयन किया, दूसरा पौधा क्यों नहीं लिया? तो इसका भी आंसर जो है आपको थ्योरी लेक्चर में मिलेगा। अगर आपने देखा होगा तो आपको याद भी होगा, क्योंकि मटर के पौधा जो है आपको पता होगा कि यह इसका रिजल्ट जो है आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, कम समय में प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही साथ इससे अत्यधिक बीज भी प्राप्त किए जाते हैं। इसमें स्वपरागन होता है, इसमें जो परागन की क्रिया होती है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है, वो स्वपरागन होता है। तो विभिन्न लक्षणों को उन्होंने देखा, और इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके जाति में विभिन्न जो पौधे होते हैं वो अलग अलग लक्षण वाले भी होते हैं, विपरीत लक्षण वाले, जैसे लंबा, बौना, गोलाकार बीज वाले, झुरीदार बीज वाले, हरे बीज वाले, पीले बीज वाले। तो इस तरह के विभिन्न लक्षण वाले, विभिन्न जो है लक्षण वाले पौधे इनमें पाए जाते हैं, जिसके कारण इस प्रकार के पौधे का यानी कि मटर के पौधे को मेंडल ने चयन किया था। यह प्रश्न जो है आपको क्लियर हुआ होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। यहां से शॉर्ट क्वेश्चन है, कहता है कि विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी भी स्पीसीज का, यानी कि स्पीसीज यानी क्या होता है, जाति होता है, किसी भी जाति का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है, अस्तित्व किस प्रकार क्या होता है, बढ़ जाता है। यह प्रश्न जो है 2018 में पूछा गया है, और कहता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में या प्रतिकूल परिस्थितियों में कोई भी स्पीसीज यानी कि किसी भी जाति, ठीक है, का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। किसी भी जाति का अस्तित्व क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। लेकिन यदि उस स्पीसीज में विभिन्नताएं होगी तो कुछ विभिन्नताएं तो कह रहा है कि उन परिस्थिति के क्या होगी, अनुकूल भी होगी, और इससे उस स्पीसीज के अस्तित्व की क्या होगी, संभावनाएं बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्या है, यह 2018 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, हर स्पीसीज जो है अपने वास स्थान पे रहने के लिए उसके अनुरूप, पर्यावरण के अनुरूप अपने शरीर को क्या करता है, ढाल लेता है। एग्जाम्पल में हम लोग जो है वो ठंडे और गर्मी दोनों को क्या करते हैं, उसके अनुरूप अपने शरीर को बनाए हुए हैं। किस सीजनल, जब ठंडा का सीजन आता है, गर्मी का सीजन आता है, बरसात का सीजन आता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे ज़्यादातर गर्मी पड़ती है, तो उसके अनुकूल जो सजीव होते हैं, जो भी जीने वाले वहाँ के जीव होते हैं, उसी के अनुकूल अपने क्या करते हैं, अपने शरीर को ढाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आपका ये जो है मैंने बताया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बताया था बाबू कि इससे ज़्यादातर प्रश्न नहीं बनते हैं, इसलिए
इससे जितने भी प्रश्न उठे हैं अभी तक 2020 तक के एग्जाम में, वो सारे प्रश्न को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और अभी जो प्रश्न है वो लॉन्ग प्रश्न है, और लॉन्ग प्रश्न में काफी वीवीआई क्वेश्चन है। ये मैं कहूंगा कि ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि 2018 में प्रश्न जो है पूछा गया है और यह दीर्घ प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मनुष्यों में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है, इसके बारे में यह प्रश्न पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्रोमोसोम को पढ़ना होगा, समझना होगा, गुणसूत्रों को पढ़ना होगा, समझना होगा। यानी कि देखिए, क्रोमोसोम या गुणसूत्र की बात हम यहाँ कर रहे हैं तो प्रत्येक मनुष्य में, जो नर में और मादा में, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र में 22 जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वह एक समान होता है, जिसे ऑटोसोम्स कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। लेकिन एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो भिन्न होता है, और वह होता है पुरुषों में कि स्त्रियों में, वह होता है पुरुषों में, जिसे XY कहते हैं, XY गुणसूत्र कहते हैं। यह एक जोड़ा जो भिन्न होता है, इसी के कारण जो है लिंग का निर्धारण होता है, इसे लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने यहां समझा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझने के लिए क्या करना होगा, हमें किस चीज का अध्ययन करना होगा, तो क्रोमोसोम का अध्ययन करना होगा। किसका? क्रोमोसोम का अध्ययन करना होगा। तो क्रोमोसोम का अध्ययन के बाद आपको पता चल जाएगा कि मनुष्य में स्त्री और पुरुषों में 23 जोड़ा गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होते हैं एक समान होते हैं, और जिसे ऑटोसोमस कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, और 23वां जोड़ा जो भिन्न आकार का होता है उसे लिंग क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, X और Y। X जो क्रोमोसोम होता है वह लंबा होता है और छड़ के आकार का होता है, लेकिन Y जो क्रोमोसोम होता है वह X की अपेक्षा बहुत ही छोटे आकार का होता है। इसको हम आंसर इसी तरह से नहीं लिख सकते, एक डायग्राम भी बनाएंगे जिसके माध्यम से हम आप अपने एग्जाम में जो है दर्शा सकते हैं कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप जब भी आंसर लिखें तो आप इस रूप से आंसर लिखें कि उससे एक नंबर भी आपके कॉपी से उसे काटा ना जा सके, पूरे के पूरे अंक जो है वह मिले। तो देखिए, इसका डायग्राम भी हम बनाएंगे, आप अपने कॉपी में बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। फादर, आप देखिए आकृति बनाने की जरूरत नहीं है, यानी कि फादर और मदर भी लिख करके आप डायरेक्ट XY से इसे इंगित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं इजीली। अब ऐसा नहीं कि आप सोचे कि हाँ फादर और मदर का चित्र दिया हुआ है तो अब हमें फादर यानी कि पिताजी का चित्र बनाना होगा और माँ का यानी कि एक जो है मैन का और एक वुमेन का चित्र बनाना होगा, तब जाके यह पिक्चर जो होगा वह सटीक होगा। नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। आप यहाँ डायरेक्ट कॉपी में क्या करोगे तो आप फादर भी लिख के बना सकते हो और यहाँ मदर। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ फिगर बने। तो आइए मैं आपके इसके माध्यम से समझा देता हूं कि आखिर किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, देखिए मैंने बताया कि जो X गुणसूत्र होते हैं पुरुषों में, XY जो होता है वह लिंग गुणसूत्र कहलाता है, लिंग क्रोमोसोम कहलाता है। आपको जैसे कि पता होगा कि 22 जोड़ा जो होता है लिंग गुणसूत्र ऑटोसोम, 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है या क्रोमोसोम होता है। ठीक है, 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है पुरुष में और स्त्री में दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एक समान होता है नर में और मादा में, एक समान होता है। और इसी 22 जोड़ा गुणसूत्रों को हम क्या कहते हैं बाबू? तो इसी 22 जोड़ा गुणसूत्रों को हम कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं बाबू? ऑटोसोम कहते हैं। और एक जोड़ा जो भिन्न होता है, क्योंकि स्त्रियों में 23 जोड़ा एक से एक ही होता है, लेकिन पुरुष में XY जो होता है एक जोड़ा भिन्न होता है, और इसी XY को हम क्या कहते हैं? तो लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, यानी लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। और यही XY के कारण जनन की क्रिया में लिंग का निर्धारण होता है। अब आइए कैसे होता है, देखिए ये है, यही आपका लिंग क्रोमोसोम है। देखिए क्या है कि जैसे पुरुष से X और स्त्री से X क्रोमोसोम मिलेंगे तो क्या चीज का जन्म होगा?
लड़की का जन्म होगा, यानी कि लिंग का निर्धारण होगा क्या चीज, लड़की। ठीक है। और जैसे ही पिता से Y और मां से X और दोनों मिलेंगे तब क्या हो जाएगा, लड़का का जन्म होगा। ठीक है, XY। ओके, फिर से अगर पुरुष से X और स्त्री से भी X मिला तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो लड़की का जन्म होगा। लिंग का निर्धारण जो होगा वो लड़की। और फिर से मां से X और पिता से Y आपस में मिलेंगे, ये गुणसूत्र, तो लड़का का लिंग में क्या होगा, लड़का। तो इस तरह से आप अपने कॉपी में, एग्जाम के कॉपी में डायग्राम बना करके समझा सकते हैं। और इस तरह से बनाने के बाद आपको डेफिनेटली जो है वह फुल के फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि जितने भी प्रश्न बने इस चैप्टर से मैंने आपको बताया, और यहीं पे यह खत्म होता है। हम आपके सामने अब प्रस्तुत होंगे एक नए टॉपिक, यानी कि एक्सपेक्टेड प्रश्नों को लेकर के इस चैप्टर का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।